बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है, जहां 3 लाख का इनामी नक्सली शंकर कुरसम गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया गया है। शंकर कई बड़ी घटनाओं में शामिल भी रहा है। तो बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता नक्सलियों के खिलाफ मिली है और यहां 3 लाख का इनामी नक्सली शंकर कुरसम गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की और शंकर कुरसम को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है शंकर कुरसम पर 3 लाख का इनाम घोषित था और शंकर कई बड़ी घटनाओं में, कई बड़े वारदातों में शामिल भी रहा था। तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो नक्सली हैं उनकी कमर तोड़ी जा रही है। लगातार जवान जो है यहाँ पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इधर राजनांदगांव के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर 8 लाख के इनामी नक्सली कमांडर श्रीकांत पुनेम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने मदनवाड़ा क्षेत्र के जंगल में कार्रवाई की है और उसे हथियारों के साथ पकड़ा है। श्रीकांत माओवादी संगठन का डीवीसी मेंबर और औंधी मोहला संयुक्त एरिया कमेटी का कमांडर था, जो लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। उसके पास से 9 mm पिस्टल, जिंदा कारतूस, स्मार्टफोन, पावर बैंक, नकद राशि और अन्य सामान भी बरामद हुए। पुलिस ने मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और सर्च ऑपरेशन अब भी यहां पर लगातार जारी है। और भी कोई नक्सली यहां पर छुपा है क्या, इसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो बड़ी सफलता लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को मिल रही है। और हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए। रोहित, बीजापुर और राजनांदगांव में बड़ी सफलता नक्सलियों के खिलाफ जवानों को मिली है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए और क्या हम अब ये मान लें कि जो नक्सली है वो पूरी तरह से अब खत्म होने की कगार पर है? बिल्कुल, देखिए इसको जो जवान हैं उनके शौर्य के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब मानसून होता है छत्तीसगढ़ में, तो मानसून में जो गतिविधि है वो कहीं ना कहीं कम रहती है जवानों की। जवान जंगल के इंटीरियर इलाकों पे नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था, और याद भी होगा कि मानसून से पहले उनकी एक राजधानी रायपुर में बैठक हुई थी जहां पे समीक्षा की गई थी। साथ ही साथ जवानों को कहा गया था कि वो अपनी गतिविधि, अपना ऑपरेशन जो है वो मानसून पे भी जारी रखे और उसी के अनुरूप लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और पिछले 1 महीने पे जहां एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों को भी ढेर किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि शंकर और श्रीकांत, 2 जो नक्सली टॉप कैडर के नक्सली थे और बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल थे, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है और उनसे अब जो जानकारी है वो ली जा रही है। आने वाले समय पे ये ऑपरेशंस और तेज होने वाले हैं, क्योंकि अब जो डेडलाइन करीब आते जा रही है। तो और ऐसे में ऑपरेशंस और तेज होंगे और खास करके अब जो बटालियन है वो एकदम इंटीरियर के क्षेत्रों पे घुस रही है। इंटीरियर के क्षेत्रों पे जो नक्सली छुपे हुए हैं, इसके साथ ही जो बॉर्डर से स्विच करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उन तक भी पहुंचने की तैयारी जो है वो बड़े स्तर पे की गई है। तो कुल मिलाकर लगातार सफलता मिल रही है और जो डेडलाइन है उसके अनुरूप पहुंच रहे हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन मानसून लगातार जारी है और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बारिश के दिनों में भी नक्सलियों को सोने नहीं दिया जाएगा, तो अब इन कार्रवाइयों से साफ जाहिर हो रहा है कि नक्सली को सोने नहीं दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। और अब बात होगी सीएम विष्णुदेव साय की। सीएम आज रायपुर के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। फेलोशिप छात्रों के साथ सीएम विष्णुदेव साय संवाद भी करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। पद्मश्री स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे के पुस्तक का विमोचन है आज, उसमें भी शामिल होंगे सीएम। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं, इस पुस्तक का नाम ये रखा गया है और इसी का विमोचन होना है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करने वाले हैं। तो आज सीएम के कई खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। सबसे पहले एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम है जिसमें सीएम शामिल होंगे। फेलोशिप छात्रों के साथ सीएम विष्णुदेव साय चर्चा करते नजर आएंगे। तो वहीं पद्मश्री स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे के पुस्तक विमोचन में भी शामिल होंगे और पुस्तक का नाम है मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं। इसका विमोचन होना है आज और इसमें सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करने वाले हैं। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज का दिल्ली दौरा देखने को मिला। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बैज ने मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे से संगठन सृजन अभियान पर उन्होंने चर्चा की। एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे चर्चा की। सचिन पायलट से भी दीपक बैज की मुलाकात हुई है। तो देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली के दौरे पर हैं और वहां पर जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार को घेरा जाए और कैसे संगठन सृजन अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात उनकी बेहद खास मानी जा रही है।
आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी उन्होंने चर्चा की और सचिन पायलट से भी दीपक बैस की मुलाकात बेहद अहम है। इधर राजनांदगांव से एक बड़ी साइबर क्राइम की खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली से 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाइजीरियन और 1 दक्षिण अफ्रीकी मूल का ठग शामिल है, जो महिलाओं को विदेश से गिफ्ट और पाउंड भेजने का झांसा देकर ठगी करते थे। इन्होंने स्नैपचैट पर फर्जी अकाउंट बनाकर एक युवती से दोस्ती की और 1,23,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 25 मोबाइल, 5 एटीएम और 32 सिम कार्ड बरामद किए हैं। साइबर सेल और चिचोला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है और अब आरोपियों को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर राजनांदगांव लाया गया है। संबंधित दूतावासों को जानकारी दे दी गई है और ये कार्रवाई साइबर ठगी पर बड़ी रोकथाम मानी जा रही है। इस केस में ये 1,23,700 रुपए की ठगी किए थे। इन सबको दिल्ली से जनकपुरी और उत्तम नगर एरिया से पकड़ के लेके आए हैं। इसमें दिल्ली पुलिस का भी हमें काफ़ी सहयोग मिला। बड़ी कार्रवाई साइबर ठग्स को, इंटरनेशनल जो गैंग्स हैं इनके ऑपरेशन को ध्वस्त करने में राजनांदगांव पुलिस को मिली है। इधर कवर्धा जिले के सारंगगढ़ क्षेत्र के हरमो गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब भगवान शिव की मूर्ति, शिवलिंग और शेषनाग को खंडित करने की कोशिश की गई। अज्ञात आरोपियों की इस हरकत से हिंदू समाज में गहरी नाराजगी है और ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था पर सीधा हमला बताया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर भी जुट गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और मौके पर कांग्रेसी नेताओं और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर विरोध जताया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो देखिए, खबर कवर्धा से है, जहां पर सारंगगढ़ क्षेत्र के हरमो गांव में एक शिव मंदिर, जहां पर शिव की मूर्ति, शिवलिंग और शेषनाग को खंडित करने की कोशिश की गई, वहां पर ये तस्वीरें सामने आई और उसके बाद लोगों ने यहां पर जमकर हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी है और आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने की बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर कटे कल्याण पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में 2 दिनों से बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक प्रेमी युगल का उसी के साथी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने की जानकारी जैसे ही प्रेमी युगल को मिली, उसने अपने गांव के लोगों को खबर दी। गांव से करीब 2 दर्जन से अधिक लोग आश्रम पहुंचे और मारपीट की। इतना ही नहीं, आश्रम में छात्रों पर ईंट पत्थर भी चलाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आश्रम अधीक्षक ने कटे कल्याण थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है और बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उन सभी का आश्रम से कोई संबंध नहीं है। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे जनपद सीईओ और मंडल संयोजक ने बवाल कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, तो वहीं घायल छात्रों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कल कटे कल्याण थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिपोर्ट आया कि 4:30 बजे के आसपास कुछ कटे कल्याण से लोग जो कि स्कूल के स्टूडेंट के साथ मारपीट करने का प्रयास कर रहे थे और इसमें एक को एक मामूली चोट आया है। इसके आधार पर थाना कटे कल्याण में धारा बीएनएस की धारा 333, 191, 115 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कुल 11 लोगों के नामजद अपराध कायम किया गया है। इधर गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माइनिंग विभाग की अवैध खनन पर दबिश देखने को मिली है। 1 पोकलेन और 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कुंडेल और पितईबंद घाट में ये खनन का काम चल रहा था। कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन लगातार जारी है और लगातार यहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माइनिंग विभाग की अवैध खनन पर दबिश देखने को मिली है। 1 पोकलेन और 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कुंडेल और पितईबंद घाट में खनन का काम चल रहा था और लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन जारी है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ पुरुषोत्तम पात्रे जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, अवैध खनन का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है, अब कार्रवाई भी देखने को मिली है, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, जो रायपुर संभाग है, उस रायपुर संभाग में अगर कहीं रेत पाया जाता है तो वो गरियाबंद जिले के राजिम इलाके से पाया जाता है। यहाँ महानदी, सूखा नदी और पैरी नदी, इन 3 नदियों में लगातार अवैध खनन जारी है। और बीती रात को जब पितईबंद और कुंडेल में माइनिंग विभाग की टीम ने दबिश दिया तो वहाँ ट्रैक्टर और
एक पोकलेन मशीन जब्त किया गया है। इससे पहले भी लगातार जो है चैन माउंटेन और हाईवा जब्त किया गया था, लेकिन जब लगातार चैन माउंटेन और हाईवा जब्त करने की जब कोशिश हुई तो माफियाओं ने उसका पैटर्न बदल दिया। स्थानीय स्तर पे ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया और ट्रैक्टरों से ले जाकर सुरक्षित ठिकानों पे डंप करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो पुरुषोत्तम, जब लगातार कार्रवाई हो रही है तो अवैध खनन रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि पूरे जिले में, पूरे संभाग में रांची में एक ऐसा इलाका, ऐसा सेंटर पॉइंट बन गया है जहां पे रेत अभी इस सीजन में मिल रहा है। बारिश के दिनों में निर्माण कार्य काफी तेजी से होते हैं। एनजीटी के नियमों के तहत बाकी जगह प्रतिबंध लग जाया रहता है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक रसूखदार जो हैं, जो सीधा राजनीति से जुड़े लोग हैं, जो राजधानी से ऑपरेट करते हैं, वो सीधे बड़े माफिया जो है आधी रात को यहाँ पे कार्रवाई करते हैं। क्योंकि 15 से 16 जो खदान है, उस खदानों पे अकेला माइनिंग विभाग का जा पाना मुश्किल है। टास्क फोर्स भी गठित की गई है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव है, जो राजनीतिक सेटिंग का बिल्कुल। और ऐसे में अब जब टीमें गठित की गई है तो उम्मीद है कि आगे कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम अपडेट के लिए। इधर दुर्ग के भिलाई सेक्टर 2 स्थित डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां कक्षा 4वीं में पढ़ रही एक छात्रा पर क्लासरूम की छत पर सीलिंग फैन अचानक टूटकर गिर गया। हादसे में छात्रा को दाहिने हिस्से में चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस मामले में स्कूल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इस हादसे ने स्कूलों में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था और रख रखाव की अनदेखी पर एक बार फिर से गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अभिभावकों की मांग है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए स्कूल भवन की समुचित जांच, आवश्यक मरम्मत और जवाबदेही तय की जाए। एक क्लास में एक पंखा गिरा, उसके एक छोटी सी खरोच आई है, जिसके कारण उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गई है। प्रिंसिपल मैडम भी नहीं किया जा रहा था। मेंटेनेंस पूरा हुआ है, इस साल पूरा बिल्डिंग का रिपेयरमेंट भी हुआ है, ठीक है। और हर फ्लोर में, मतलब जो टॉप फ्लोर है, वो प्लास्टरिंग भी हुई और सब जगह लाइट, पंखे, जो कुछ ठीक करना है सब ठीक हुआ है। अभी कुछ देर पहले डीएवी स्कूल में पंखा गिरने से बच्ची के हताहत होने की सूचना जरूर मिली है और मैंने मौके पर तत्काल यहाँ सहायक संचालक श्री राजेश ओझा को भेजा है। राजेश ओझा जी ने मौके पर पहुंचकर बताया है कि हुक से निकलकर पंखा के गिरने से पंखे का जो ब्लेड है उसका किनारा भाग 4वीं कक्षा की बच्ची को लगा है, जिसे खरोच आई है। कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई है, लेकिन ये भी गलत है और बच्ची को बीएम अस्पताल प्राचार्य लोग लेकर गए हैं, वहाँ पर भी हमने भेजा है। वहाँ पर भी कोई बड़ी आशंका नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में इस तरह की घटना एक बार और हो चुकी है, दोबारा एक घटना हुई, घटना की पुनरावृत्ति है, उनको हम तुरंत शोकास जारी करेंगे और नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना पर अब फुल सियासत हो रही है। राज्य सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है, जो ना जनता को पसंद आ रहा है और ना ही कांग्रेस को। विरोध की चिंगारी अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पंखा लेकर अनोखे अंदाज में नाराजगी जताती दिख रही है। ऐसे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना में सियासत फुल है। साय सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव क्या किया, जनता को रास नहीं आया और कांग्रेसियों के गले नहीं उतरा। योजना में संशोधन का विरोध जताने के लिए कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया, जगह जगह प्रदर्शन किए। धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ता पहले बिजली ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे, सरकार का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने तत्काल ड्राई लिक्विड पाउडर से बुझा दिया। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में पंखा, टेबल फैन लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन किए गए। इस दौरान सरकार के फैसले का विरोध जताया और बिजली बिल योजना में संशोधन की मांग दोहराई। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर सरकार के फैसले के बाद सियासी संग्राम मचा हुआ है। प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना में कटौती की गई है। दरअसल 1 मार्च 2019 को हाफ बिजली बिल योजना शुरू हुई थी। भूपेश सरकार में 400 यूनिट बिजली पर हाफ बिल की योजना थी। अब 400 यूनिट को 100 यूनिट कर दिया गया है। यानी पहले जो बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिलती थी, वही योजना में संशोधन के बाद 50 यूनिट ही मिलेगी। ऐसे में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिला मुख्यालयों में खूब प्रदर्शन किए।
बिजली बिल हाफ योजना के संशोधन के विरोध में ये देखिए कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर आ गई है और पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके का प्रदर्शन जो है जिला मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। विष्णुदेव सरकार ने निर्णय लिया है कि जो बिजली बिल हाफ योजना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल जी की सरकार चला रही थी उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया।